वेलकम टू टेक्नोलॉजी पार्क यूट्यूब चैनल। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज यू नो 5 यूनिट्स होती है, सभी को पता है। और 5 यूनिट्स में हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर कौन सा है, फर्स्ट या सेकेंड? ये भी नहीं पता? पता होना चाहिए कि जब एग्जाम्स होंगे तो एग्जाम होने के टाइम पे आपको पेपर फर्स्ट वगैरह आगे आएगी, उसमें ये लिखा होगा पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड कौन सा है। तो आपको मैं उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, आप नहीं जानते ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपके पेपर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, आपके केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में आपके 3 पेपर्स हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनिक, इसको पेपर फर्स्ट ही बोलते हैं, ये पेपर फर्स्ट है। ठीक है, पेपर सेकंड कौन सा है? सेकंड है ऑर्गेनिक, और थर्ड पेपर है मार्क्स डिवाइडेशन। पता है सभी को? मार्क्स डिवाइडेशन नहीं पता? आपके 100 मार्क्स के तो ये पेपर्स हो जाएंगे और 50 का प्रैक्टिकल। 100 मार्क्स के तो ये थ्योरी पेपर होंगे और 50 मार्क्स का होगा प्रैक्टिकल पेपर। इसमें से मार्क्स की डिवाइडेशन है 33, 33 और 34। कितना हो गया? 100 हो गया। तो ये वाला होगा 33 का, ये भी 33 का, और ये भी 34। समझ में आ गया? तो आपके जो मार्क्स हैं वो 33, 33 और ये 34 का होता है 100 को फुलफिल करने के लिए। और 50 मार्क्स का क्या हो जाता है? प्रैक्टिकल हो जाता है। तो इस तरह से जब एग्जाम्स होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए थर्ड ईयर तक कि आपका पेपर कौन सा, पेपर फर्स्ट है इनऑर्गेनिक, पेपर सेकंड ऑर्गेनिक और पेपर थर्ड है फिजिकल। ओके, तो मैं इसमें से आपका पेपर सेकंड चालू कर रही हूँ और पेपर सेकंड में भी यूनिट फर्स्ट चालू करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट चालू कर रहे हैं। पेपर कौन सा है? सेकंड पेपर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट का चैप्टर के नेम क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, इसका मतलब होता है कि हमें रिएक्शन किस मैकेनिज्म पर वर्क करती है उसको पढ़ना होगा। ठीक है, अब रिएक्शन कौन सी किस तरह से होती है, आपको सभी को पता है कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में बीच में इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं। तो हमने अब तक कैसे पढ़ा है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाया, प्रोडक्ट बना दिया, कुछ रिएक्शंस में हम बीच का इंटरमीडिएट भी बनाते हैं। तो अगर हमें किसी रिएक्शन के बारे में पढ़ना है तो हमें इंटरमीडिएट को भी पढ़ना होगा। तो जब हम किसी इंटरमीडिएट के बारे में जानेंगे तो इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? तो इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, ये क्या होते हैं? इंटरमीडिएट होते हैं, ये कभी भी प्रोडक्ट नहीं होते हैं। जब ये इंटरमीडिएट बन जाते हैं इसके बाद में प्रोडक्ट बनता है। समझ में? तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा चैप्टर का नेम हो गया और यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसका फर्स्ट टॉपिक है एरो नोटेशन। अब एरो नोटेशन मतलब जब हम कोई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। एक और बात, जब कोई भी रिएक्शन हो रही होती है तो फर्स्ट पॉइंट ये होता है
कि प्रोडक्ट बनने के लिए पहले वाले जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक होना है, तभी तो नया प्रोडक्ट बनेगा। तो पुराने वाले बॉन्ड्स को जब ब्रेक होना है तो बॉन्ड्स को ब्रेक होने के लिए कुछ एरोज यूज होते हैं, ठीक है। और एरोज का नोटेशन पढ़ेंगे। अब एरोज यूज होते हैं, तो इसमें फर्स्ट एरो होता है फर्स्ट एरो होता है कर्व्ड एरो। कर्व्ड एरो मतलब जैसे कोई रिएक्शन हुई, हमने रिएक्शन लिखा एक्स और वाई, उनके बॉन्ड को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमें बॉन्ड को, जब इसमें बॉन्ड रिप्रेजेंट हो रहा है, अब हमें इसका बॉन्ड ब्रेक करना है। व्हाट हैपन? अब क्या हो रहा है, कोई बॉन्ड है, बॉन्ड बना हुआ है, हमें उसे ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन एरो बनाने होते हैं। तो कैसे? देखिए, ये है एक्स और वाई है, तो हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एरोस क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ मूव कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएं, ये भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएं। इस तरह से ये जो एरोस होते हैं वो क्या होते हैं, कर्व्ड एरो। इस तरह से कर्व बना के ये क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद तुम क्या टच हो जाता, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एरो से उसका रिप्रेजेंटेशन करना होता है कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। ओके। अब इसके बाद कुछ एरोस के नेम है, जैसे कि पहला कर्व्ड एरो हो गया, जो कर्व इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को बताएगा। इसके बाद है हाफ हेडेड एरो। हाफ हेडेड एरो का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा एक्स वाई, अब मुझे हाफ हेडेड एरो का यूज करना है, तो कैसे करेंगे? जो बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, अगर कोई बॉन्ड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स। तो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब ये मूव करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में जाए, देखो इसका हेड हाफ बना है, तो बोलते हैं फिश हुक लाइक। कैसा है? जो फिश हुक होती है ना, उसके जैसा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ पे फ्लो कर रहे हैं, ओके, तो क्या है हाफ हेडेड एरो, मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जाना। जब एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो वो क्या होगा, हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो क्या है, फुली हेडेड, दोनों एरो पूरा कंप्लीट है, ये क्या हो गया, हाफ हेडेड। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके बाद आता है डबल साइडेड। डबल साइडेड जब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, जैसे एक्स से बना, एक्स कोई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, उसके बाद कोई वाई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, तो वो आपस में इंटरचेंज हो जाती है ना, उसके लिए हमने क्या लिखा है, तो कब यूज होता है ये, रेजोनेंस में। किसमें यूज होता है, रेजोनेंस। तो थ्री टाइप्स के जो एरोज हैं वो समझ में आए, कैसे कैसे होते हैं। ये जो एरोज होते हैं, एक है कर्व्ड एरो, नेक्स्ट है हाफ हेडेड, और लास्ट है डबल। अंडरस्टैंड? ये तीनों पॉइंट्स कैसे कैसे हैं। इनका यूज करते कब है, जब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को या फिर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को हमें दिखाना है, कब, बॉन्ड ब्रेकिंग में। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग में जब हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह से होता है। चाहो तो थोड़ा बहुत हेडिंग्स डाल के नोट कर लो। प्रॉपर नोट्स कैसे लिखाने हैं वो बाद में डिसाइड करेंगे। थोड़ा थोड़ा हेडिंग्स डालो।
नेक्स्ट स्टार्ट करें। इसके बाद जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है उसके वो क्या है, बॉन्ड फिजन। फिजन मतलब टूटना, बॉन्ड ब्रेकिंग। फिजन को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड फिजन क्या होते हैं, जब हम बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं उसी को बोलते हैं बॉन्ड फिजन। ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसे हम बॉन्ड फिजन कहते हैं। अब हमें बॉन्ड फिजन पढ़ने हैं, कितने तरीके से होता है, दो तरीके से होता है। फर्स्ट है होमोलिटिक, सेकंड है हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक मतलब जब जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा हो, बराबर बराबर हो जाए। कोई दो ये आपको ऑब्वियस पता है कि जो बॉन्ड बॉन्ड बना हुआ होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड ब्रेकिंग के समय क्या होगा, ये भी पॉसिबल है एक एक इलेक्ट्रॉन मूव करे, ये भी हो सकता है कि दोनों एटम पे एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, वो टाइप्स के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। वो भी वो डिसाइड होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस। ठीक है, वो भी कैसे होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं होमोलिटिक। होमोलिटिक मतलब डिवाइडेशन कैसे हो रहा है, इक्वल डिवाइडेशन हो रहा है। डिवाइडेशन कैसा हो रहा है, इक्वली, इक्वली डिवाइडेशन हो। जैसे कि मैंने लिखा हुआ एग्जांपल लिखा x और y, वही ले लिया। x y में मुझे इसको ब्रेक करके आगे मुझे इंटरमीडिएट बनाना है। अभी प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, हमें इंटरमीडिएट बनाना है बॉन्ड, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई दो रिएक्टेंट चाहिए। अभी मैंने सिर्फ एक रिएक्टेंट लिखा है और रिएक्टेंट के बाद अब मैं क्या करने वाली हूँ कि इसका बॉन्ड ब्रेक करके दिखा रहे। तो हम फर्स्ट पढ़े होमोलिटिक। होमोलिटिक मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो जाए। तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने इस तरह से बना दी, एक इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पर और ये अनदर चला गया। तो इससे क्या होगा, ये x डॉट एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया और y इलेक्ट्रॉन्स पे आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब इस तरह से जो स्पीसीज बनेंगी या फिर इंटरमीडिएट बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, रेडिकल्स। क्या बोलते हैं, रेडिकल्स। ये क्या है, फ्री ठीक है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कौन सी फॉर्मेशन, सॉरी कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से बनते हैं, होमोलिटिक। कौन से फिजन से बनते हैं, होमोलिटिक फिजन से। इसी तरह अब हमें हेट्रोलिटिक पढ़ना है। हेट्रोलिटिक में क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर बराबर नहीं होगा, इक्वली नहीं होगा, या तो किसी एक एटम पर होगा या फिर किसी दूसरे एटम पे होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया, मैंने x लिया और x के साथ अभी ऐड कर दिया है, ठीक है। दूसरा लिया मैंने x और उसके साथ लिया है b, ठीक है। y नहीं ले रहे हैं, y हमने यहाँ ले लिया, अब a और b को जोड़ दिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अभी हमें इसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एटम एटम पर भेजना है। अब कैसे डिसाइड करें, किसके बेसिस पे होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी मैंने ये माना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम है। इस वाले में माना है मैंने इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले एटम से ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अटैक कर लेगा। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, एक्स पर। इस वाली कंडीशन में किस पे जाएंगे, ई पर चले जाए, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में तो एक्स पे गए हैं, कारण आपको रीजन पता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इससे, इस वाले में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस वाले से। तो हेट्रोलिटिक फिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, ठीक है ना। तो अब इससे क्या बनेगा, देखो अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से इस एक्स एटम पे आ गए हैं, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पर आएगा, अब इसके बाद ये लिया, और इस वाले पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पर आएगा नेगेटिव, ठीक है।
अब ये मैंने जनरल केस में देखा, अभी मैंने कार्बन को साथ में नहीं लिया है, ठीक है। अब हम पहले कार्बन का लेके इस वाले रेडिकल को देखते हैं, फिर इस वाले को देखेंगे। तो अब मैंने लिया कार्बन यहाँ पे, और कार्बन के 4 बॉन्ड्स है, में एक के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक्स जोड़। मैंने कार्बन को साथ में लिया, ठीक है। अब मुझे कौन सा बॉन्ड फिजन करवाना है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करवाना है। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के लिए आपको पता है कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक डायरेक्शन में मूव करेंगे या फिर दोनों डायरेक्शन में मूव करेंगे, अलग अलग क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। और हेटेरोलिटिक में किसी एक डायरेक्शन में, क्लियर है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इस पर और ये इस पर, इस तरह से क्या बनेगा, कार्बन के 4 बॉन्ड्स है और एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया 10 एक्स, और एक्स के बाद इस पर क्या आ गया। इस तरह से जो बना है ये कार्बन की स्पीसीज है, इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। इसका नाम क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो पहला हमें मिल गया कार्बन फ्री रेडिकल। इसके बाद हमें डिटेल में कार्बन फ्री रेडिकल के टाइप्स पढ़ने हैं, तो उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी पढ़नी है, इसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक तो तैयार हो गया, कौन सा वाला, होमोलिटिक फिजन से हमें क्या मिल गया, कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। इसके बाद हेट्रोलिटिक फिजन में भी मैं कार्बन को लेके क्या करती हूँ, उसका बॉन्ड फिजन करके दिखा देती हूँ। अभी मैंने जनरली एक्स और वाई लिया था, ठीक है। अब इसके बाद देखो, हाँ देखो मैंने कार्बन लिया, अब इसके साथ में जोड़ लेती हूँ ए, पहले एक्स था अब मैंने जोड़ दिया है ए। अब मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है, कौन सा है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, ज्यादा कम वाली ले लेते हैं। और इस वाले में क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा। बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे, इस वाले की तरफ, कार्बन की तरफ, और इसमें किसकी तरफ जाएंगे, बी की तरफ। तो इसमें क्या बनेगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये क्या बन गया, पॉजिटिव। के बाद में कार्बन पर पॉजिटिव और बी नेगेटिव। इस तरह से ये जो बना है वो क्या है, क्या नाम है इसका, कार्बोनेट, और इस वाले का नाम क्या है, नेमिंग कर दे, ये बन गया कार्बोकेटाइन। तो कार्बन फ्री रेडिकल किसका रिजल्ट है, होमोलिटिक फिजन का। और कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन किसका रिजल्ट है, किसका, हेट्रोलिटिक फिजन का, ठीक है। थोड़ा सा नोट करना है तो कर लो।
अब हमारे पास 3 टॉपिक मिल गए। फर्स्ट इज कार्बन फ्री रेडिकल, सेकेंड कार्बोकेटाइन या फिर फर्स्ट कार्बेनाइन, कोई सा भी लो, तो कार्बोकेटाइन एंड कार्बेनाइन। अब हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट कैसे करते हैं, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, स्टेबिलिटी कैसे होती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम इनकी स्ट्रक्चर्स कैसे होती है, बॉन्ड एंगल कैसे होते हैं, ठीक है, तो वो हमें डिटेल में पढ़ना है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक चालू करती हूँ, ठीक है। तो पहला हमें टॉपिक मिला था कार्बन फ्री रेडिकल, तो हमें पहले कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, कार्बन फ्री रेडिकल में अभी हमने जो कार्बन फ्री रेडिकल बनाया था वो हमें ऐसा कुछ मिला था, मिला था। तो कार्बन फ्री रेडिकल में 3 बॉन्ड्स थे और एक कैसा इलेक्ट्रॉन था, ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहे हैं वो बताऊंगी मैं, कि एक कैसा था, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इतना तो याद रखो, कैसा इलेक्ट्रॉन मिला हमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन क्यों कहा है, क्योंकि एक बॉन्ड ये किसी ना किसी एटम से जुड़े हुए हैं, हमने फ्री देखा हुआ है, मतलब इनका बॉन्ड किसी से बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। इसमें भी कितने होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितना हो गए, 2 2 6, और ये कैसा हो गया, 7th इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया ये, ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इन्हें बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पे, कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 5 बॉन्ड तो है नहीं है, कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं जब, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, नॉट हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइब्रिडाइजेशन, sp sp2 वगैरह ये होते हैं ना, कौन सा क्या बोलता, हाइब्रिडाइजेशन, हाँ हाइब्रिडाइजेशन होता है sp sp2 होता है। स्ट्रक्चर कैसी होती है उसकी, प्लेनर ट्रायंगुलर, कैसी होती है, हाँ, तो कैसी होती है स्ट्रक्चर, प्लेनर ट्रायंगुलर ट्रायगोनल, ठीक है। तो आपको प्लेनर ट्रायंगुलर दिख रही है, कैसे, ऐसे यहाँ पे बन रही है, ठीक है? तो स्ट्रक्चर कैसी होती है कार्बन फ्री रेडिकल की, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2। स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्लेनर ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, कितना होता है, 120, तो आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी हमें ये देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज बॉन्ड्स, इन बॉन्ड्स के बेसिस पे हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला था, क्या हमने इसको इन्वॉल्व किया अभी, नहीं किया। तो ये अभी कहाँ पे सिचुएट होगा, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये भी तो देखना है हमें। तो ये कहाँ पे होता है, अनहाइब्रिड, जब हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऐसे ऑर्बिटल में जो अनहाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है। तो किसमें, अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये देखो कौन सा ऑर्बिटल है, अच्छा ये तो एल्किल ग्रुप है, वाले ग्रुप, इसमें ये इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो कौन सा ऑर्बिटल है, pz, कैसा है, अनहाइब्रिडाइज, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व ही नहीं है, क्लियर हुई बात। तो अगर हम कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें और स्ट्रक्चर को देखें, तो स्ट्रक्चर कैसी होती है, बोलो, प्लेनर ट्रायंगुलर, प्लेनर ट्रायंगुलर होती है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। अगर हम इसकी ऑड इलेक्ट्रॉन की बात करें या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रेजेंट होता है, pz, जो कि कैसा होता है, अनहाइब्रिडाइज होता है। बात क्लियर हो गई, नोट करो।
इसके बाद मुझे बताना है इसके बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में की बात करेंगे। स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होती है? अगर हमें स्टेबिलिटी देखनी है किसी भी स्पीसीज, तो हमें ज्यादातर एक रूल देखना पड़ता है, ऑक्टेट रूल। कौन सा? ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है? जब ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या होता है? जब 8 इलेक्ट्रॉन, किसमें? आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है ये बात? तो आप ये देखो इस वाले में, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, दो, ये वाले 2, यहाँ पे कितने हो रहे हैं टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स तो कैसे होते हैं? जो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड में। और ये 7th इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? कैसा होता है? अनपेयर्ड या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन, है ना? तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो कितने रहे? 7 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। और स्टेबिलिटी के लिए हमें नीड कितने की है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो क्या स्टेबल स्पीसीज है? नहीं है ना, स्टेबल स्पीसी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको स्टेबल बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो वो हम पढ़ेंगे अफेक्टिंग फैक्टर्स में, जो इसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। जैसे कि प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर शो करते हैं। करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर शो करेंगे, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। जैसे ही डोनेट करेंगे, ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच होगा, है ना? ये फील करेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास इंक्रीज होती जा रही है। इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो अगर हम टोटली बात करें, जो कार्बन फ्री रेडिकल होता है वो कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है, लेकिन अगर हम उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम ऐसे कुछ ग्रुप्स उसके साथ ऐड कर दें जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, हेल्प करें इलेक्ट्रॉन रिच बनने में। ठीक है? लेकिन ये अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इसके पास ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 तो बॉन्ड्स वाले, 6 हो गए वो, और 3 बॉन्ड्स के 6 इलेक्ट्रॉन्स और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ ये टॉपिक? ठीक है। अगर तो फिर आप एक एरो लगा के पॉइंट लिख दो कि जो कार्बन फ्री रेडिकल होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसे नीड कितने की होती है? नीड होती है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है इसके लिए, फॉर स्टेबिलिटी। एट द एंड आपको ये पता लगा कि ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है वो अनस्टेबल स्पीसीज। ठीक है? अभी हमें इसके फैक्टर्स, अफेक्टिंग फैक्टर्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं कि कितने टाइप्स का होता है ना? क्योंकि हमें उनमें ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है। ठीक है?
नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। अब कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें तो कार्बन फ्री रेडिकल होते हैं कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का। ठीक है, कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और मैथिल फ्री रेडिकल। कितने टाइप्स का होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और मैथिल फ्री रेडिकल। देखो, फर्स्ट है प्राइमरी फ्री रेडिकल। इस सभी में प्राइमरी फ्री रेडिकल कौन सा है? 1 डिग्री वाला। कौन सा वाला? फर्स्ट। ये सेकंड वाला है 1 डिग्री। क्या होता है 1 डिग्री? अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, यहाँ पे क्या हुआ है? कार्बन है, उसकी 3 वैलेंसी है। जैसे अभी मैंने इसी तरह से आपको समझाया था, ये होता है कार्बन फ्री रेडिकल। तो कार्बन फ्री रेडिकल में इस वाले में 3 बॉन्ड्स जो है किसी द एटम के साथ जुड़े हैं। जैसे कि इसमें किसके साथ जुड़ा है? 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है। ये है ना? तो आप इसको देखो, मैंने इसको 2 हाइड्रोजन और 1 क्या जोड़ दिया, इसके साथ ऐड कर दिया H3। क्लियर? तो अब इसके बाद देखो, ये जिस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो अनदर कितने एटम से अटैच्ड है? कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है? ओनली 1। अगर 1 से अटैच्ड है तो उसे बोलेंगे 1 डिग्री, 2 से अटैच्ड है तो उसे बोलेंगे 2 डिग्री और 3 से अटैच्ड है तो उसे क्या बोलेंगे? 3 डिग्री। तो आप इस वाले में देखो, इसमें जिस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर कौन सा इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, वो जिस कार्बन पर प्रेजेंट है वो अनदर एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो इसलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री या फिर प्राइमरी फ्री रेडिकल या फिर प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल। क्लियर? एग्जाम्पल का इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होता है? आइसो, नहीं सॉरी, ये कितने कार्बन है? 1 2, है ना? तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल। तो ये कौन सा होगा? इथाइल फ्री इथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला हमने ये वाला पॉइंट कर लिया, ये हो गया 1 डिग्री। 2 डिग्री क्या होता है? जिस कार्बन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो अनोदर 2 कार्बन एटम से अटैच्ड होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री। आप इस वाले एग्जांपल को देखो, आइसोप्रोपिल, क्या लिखा है? फ्री रेडिकल। इसमें आप देखो, इस वाले में ये है कार्बन और कार्बन पर प्रेजेंट है ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये कितनों से अटैच्ड है? 1 2। तो 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी फ्री रेडिकल। क्लियर हुई? नाम क्या है इसका? आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल या फिर 2 डिग्री। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आता है कौन सा? टर्शरी फ्री रेडिकल। टर्शरी फ्री रेडिकल देखते हैं। आप टर्शरी फ्री रेडिकल को देखो, इस वाले में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर प्रेजेंट है और ये अनदर 1 2 3, कितने कार्बन से अटैच्ड है? 3 कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री या फिर नाम क्या लिखा है? टर्शरी ब्यूटिल फ्री रेडिकल। क्या नाम है इसका? टर्शरी ब्यूटिल फ्री रेडिकल। तो आपको तीनों में डिफरेंशिएशन पता लग गया। इस वाले में तो केवल एक, इसमें ओनली 2 और इसमें कितने? 3। तो जिस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो अनदर कितने एटम से अटैच्ड है? कार्बन एटम से, उस पर डिपेंड करता है उसकी नेमिंग। क्लियर? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की। अब इसके बाद 4 टाइप बचता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर प्रेजेंट है और ये किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है क्या? नहीं है। तो क्या है? इसमें किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, तो इसका कोई भी 1 डिग्री वगैरह कोई डिग्री नहीं है, इसका नाम सीधे, क्योंकि ये 3 है ना, तो बोलते हैं CH3 मिथाइल। पता है आपको? तो मिथाइल फ्री रेडिकल, इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये 4 टाइप्स हो गए, 4 टाइप्स। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और लास्ट बचा है मिथाइल फ्री रेडिकल। क्लियर? थोड़ा सा नोट कर लो।
डन। ये हमने टाइप्स पढ़ लिए, प्राइमरी प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, टर्शियरी फ्री रेडिकल और मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट का टॉपिक है, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो गया, टर्शियरी हो गया और मिथाइल रेडिकल हो गया। ठीक है, इसके बाद है अफेक्टिंग फैक्टर्स। स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कैसे, अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले ही कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, फ्री जो कार्बन फ्री रेडिकल के आउटरमोस्ट शेल में रेडिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं टोटल, 7। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो उसके लिए क्या होता है, वो चाहता है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो और इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिले, तो हम पढ़ेंगे कि कौन से ग्रुप्स हैं जो अटैच होके उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इंक्रीज करने के लिए हम उसमें कुछ ग्रुप्स को ऐड करेंगे, तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पढ़ेंगे अफेक्टिंग फैक्टर्स में।